हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JSM स्टडीज़ ऑनलाइन पर। पिछले हमने अपने पहले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरे सवाल कंप्लीट कर लिए थे। अगला खंड है हमारा द, और इसमें आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारा पहला क, इसमें लिखा है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलम है। प्लेटों पर कितना आवेश है? निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है। यानी इसमें हमसे पूछा गया है कि जो प्लेट है, प्लेटों पर कितना आवेश एकत्रित होगा। हमें प्लेटों पर आवेश बताना है। सबसे पहले हमें दिया है क्षेत्रफल, ये दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे 10⁻⁻4 से गुणा करके। फिर हमें दिया है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र दिया है आपको 100 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और इसमें एप्सिलॉन का वैल्यू दिया है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमको क्या निकालना है? हमको आवेश निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम लगा देते हैं समांतर प्लेट जो रखी रहती है उनके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। समांतर प्लेट जब रखी रहती है उनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। जो सिग्मा है, सिग्मा होता है आपका पृष्ठ आवेश घनत्व, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन A, ठीक है। यानी हम सिग्मा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन A हमने लिख दिया यहाँ पर, और बटे में क्या था? एप्सिलॉन। ऐसा कैसे? हमें क्या निकालना था? आवेश। तो ये क्या होगा? A इंटू एप्सिलॉन की गुना किसी में हो जाएगी E में। तो Q बराबर आपका फॉर्मूला आ जाता है Q बराबर E इंटू A एप्सिलॉन। E का वैल्यू आपको दिया था 100। क्षेत्रफल कितना था? 100 गुणा 10⁻⁻4। एप्सिलॉन का वैल्यू कितना था? 8.85 गुणा 10⁻⁻12, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? 100, और ये भी क्या है? 100। यानी इसकी पावर क्या लिख सकते हो आप? 2, और इसके यहाँ पर भी क्या लिख सकते हो? 10⁻2। 10⁻2 प्लस की ये होगी, और 10⁻2 प्लस की ये होगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 10⁻+4, और 10⁻+-4 यहाँ पहले से ही थी, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो यानी आपका क्या बच जाएगा? बच जाएगा 8.85 गुणा 10⁻12। यही क्या होगा? आपका आवेश। तो यानी कितना आवेश होगा? जो समांतर प्लेट संधारित्र है उन प्लेटों पर आवेश कितना होगा भाई? 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ख। इसमें लिखा है लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए। लेंस को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं लेंस की क्षमता होती क्या है। तो देखिए परिभाषा क्या होती है लेंस की क्षमता की। लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी जो लेंस की क्षमता होती है वो उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी फोकस दूरी आपकी किस में होनी चाहिए? मीटर में। अब इसमें लिखा है लेंस की क्षमता को कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, और लेंस की क्षमता को किससे लिखते हैं? कैपिटल P से, तथा इसका मात्रक डायोप्टर है, और डायोप्टर को कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। अब लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? लेंस की क्षमता बराबर 1 बटा फोकस दूरी, वो भी किस में होती है? मीटर में, ठीक है। ये बताया था ना कि मीटर में नापी गई, तो इसीलिए जो क्षमता होती है वो 1 अपॉन ये होती है क्षमता P बराबर 1/F, ठीक है। और ये आपकी फोकस दूरी किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। यदि सेंटीमीटर में है तो ऊपर क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है यदि क्षमता, यदि आपको एक डायोप्टर की परिभाषा निकालनी है तो यदि आप फोकस दूरी क्या कर लेते तो 1 मीटर, ऐसी वो भी प्लस की। यदि आपने फोकस दूरी 1 मीटर ले लिया प्लस का, तब आपका P का वैल्यू भी कितना होता है? 1 डायोप्टर। यदि आप यहाँ F की जगह पर 1 रखोगे, ठीक है, 1/1 कितना होगा? 1 ही होगा, ठीक है। तो यानी आपका जो क्षमता है वो भी कितनी आ जाएगी? 1 डायोप्टर। यानी इसमें लिखा है अतः 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाला जो लेंस होता है उसकी क्षमता भी कितनी होती है? 1 डायोप्टर ही होती है। अब इसमें हमसे पूछा था कि यदि हमने लेंस को जल में डुबा दिया तो जल में डुबाने पर फोकस दूरी पर और क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम देखते हैं जब लेंस को जल में डुबाया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि लेंस का अपवर्तनांक जल से अधिक होता है, ठीक है। इसीलिए फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ती है। और जब आपकी फोकस दूरी बढ़ती है तो क्षमता घटती है, ठीक है।
लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः लेंस की क्षमता घट जाती है। क्योंकि आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है P बराबर क्या होता है 1/f, यानी जो P है वो किसके अनुक्रमानुपाती है 1/f के। यदि आप f का वैल्यू बढ़ाते हो तो P का वैल्यू घट जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था यदि आप जल में डुबा देते हो लेंस को तो फोकस दूरी पर और क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आप लेंस को जल में डुबाते हो तो क्या होती है फोकस दूरी बढ़ जाती है। और क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि लिखा है इसमें लेंस का अपवर्तनांक जल से अधिक होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होती है फोकस दूरी बढ़ जाती है। और लेंस की जो क्षमता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होने की वजह से क्षमता घट जाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गे, इसमें लिखा है विद्युत क्षेत्र के फ्लास्क को परिभाषित कीजिए और विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। फिर इसी में क्वेश्चन दिया है एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर -4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो देखिए क्या लिखा है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। यानी ये जो आपका ये जो होता है ये क्या है आपका, ये है विद्युत क्षेत्र रेखा, ये विद्युत क्षेत्र है। ये जो विद्युत रेखाएं आपको दिखाई दे रही है ये सब क्या है विद्युत रेखाएं। और इसमें कोई काल्पनिक पृष्ठ आपने मान लिया, कोई काल्पनिक पृष्ठ रखा है, तो इस पृष्ठ से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजर सकती है उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या या फिर माप ही क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी इस क्षेत्रफल से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजर सकती है उनकी संख्या या फिर उनकी माप ही क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये होती है इसकी परिभाषा। अब देखते हैं इसका मात्रक पूछा था हमसे इसका। तो विद्युत फ्लक्स की जो मात्रक है ये होते हैं, देखिए विद्युत फ्लक्स का यदि आपको मात्रक निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यानी आपको ई का मात्रक पता होना चाहिए और डी का मात्रक ए का मात्रक पता होना चाहिए। ए क्या होता है यहाँ पर क्षेत्रफल और ई क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी इसका मात्रक क्या बन गया आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब इसका एक फॉर्मूला और होता है, क्योंकि हमारा जो विद्युत क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक अन्य मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। यानी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या आता है क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। यानी हमने अब क्या करा, ये जो हमारा ई था ई की जगह पर हमने क्या लिख दिया वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक, और जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा वोल्ट मीटर। यानी एक मात्रक हमारा विद्युत फ्लक्स का क्या होता है वोल्ट मीटर और एक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। ये इसके दो मात्रक होते हैं, आपको अच्छे से इन्हें याद करना है क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। इससे आगे हमें इसी में क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको विद्युत क्षेत्र दिया था ई वेक्टर बराबर दे रखा था आपको 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर। और जो क्षेत्रफल दिया था ए वेक्टर बराबर वो दिया था -4k कैप मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा था विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। ई वेक्टर का वैल्यू दिया था आपको 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप और डॉट प्रोडक्ट कर देंगे इनका किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। ए वेक्टर का वैल्यू दिया था आपको -4k कैप। अभी जो शून्य शून्य है यानी इसका मतलब क्या है, शून्य का मतलब है यहाँ पर कि आई कैप में इसका वैल्यू कुछ नहीं था और जे कैप में भी इसका वैल्यू कुछ नहीं दिया था। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे शून्य। और आपको पता होगा जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और जे वाले के साथ और के वाले के साथ कर देते हैं। तो यदि आप इसकी गुना इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा शून्य। यदि आप इसकी गुना इसके साथ करेंगे तो भी कितना आएगा शून्य। यदि आप इसकी गुना इसके साथ करेंगे तो -4 यहाँ पर है और -4 यहाँ पर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और गुना करने पर कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो यानी टोटल 0 + 0 और +16 तो कितना आ जाता है 16। यानी हमारा विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसमें लिखा है अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय और
लोह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए। यानी आपको अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों में विभेद बताने। विभेद का मतलब क्या है, इनकी परिभाषाएं दे दीजिए या इनमें अंतर कर दीजिए। ठीक है, तो हमने इनकी परिभाषाएं लिखी है। आप सभी को यदि ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि विभेद कीजिए, माना उसमें क्या करना है, आपको उनकी सबसे अच्छी बात है परिभाषाएं अलग अलग लिख देनी है, यही होता है उनका अंतर। तो पहला है हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसे बोलते हैं हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें लिखा है ऐसे पदार्थ जो तीव्र प्रबलता के चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं तथा शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप लाए जाने पर हल्का सा प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी इसमें क्या करते हैं हम, ये ऐसे पदार्थ होते हैं यदि आप इन्हें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं। ठीक है, यदि आप इन्हें शक्तिशाली चुंबक के पास लाते हो तो ये क्या करते हैं, शक्तिशाली चुंबक के पास लाए जाने से भी विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, इसीलिए इन्हें बोलते हैं हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ। फिर लिखा है पदार्थों का यह गुण प्रतिचुंबकत्व यानी डायामैग्नेटिज्म कहलाता है। और ये जो गुण है इनका प्रतिकर्षित होने का, यही क्या कहलाता है, डायामैग्नेटिज्म या प्रतिचुंबकत्व। अब इसके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, तो देखिए एग्जाम्पल लिखे है। एग्जाम्पल होता है इसका चांदी, सोना, तांबा, बिस्मिथ, जस्ता, हीरा, नमक, जल, वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन तथा अधिकांश अकार्बनिक यौगिक व लगभग सभी कार्बनिक यौगिक प्रतिचुंबकीय पदार्थों की ही श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद हमारा दूसरा प्रकार था अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। इन्हें क्या बोलते हैं, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे पदार्थ जो प्रबल तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में अल्प चुंबकित या चुंबकत्व प्राप्त करते हैं तथा शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप लाए जाने पर हल्का सा सिरों की ओर आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी इनमें क्या होता है, प्रतिचुंबकीय से उल्टा होता है। यदि इन्हें आप प्रबल तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो ये चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में हल्का सा क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं या चुंबकत्व को प्राप्त कर लेते हैं। यदि इन्हें आप शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाते हैं तो ये उन सिरों की ओर ही हल्का सा आकर्षित हो जाते हैं। यानी इनमें क्या होता है, चुंबक क्षेत्र की दिशा में ही एक फोर्स लगता है। ठीक है, और जो यदि आप चुंबक के पास रखते हो तो चुंबक की ओर को उन पर एक बल लगता है। कैसा लगता है, आकर्षण बल लगता है, इसीलिए इनको बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। और इन पदार्थों के जो गुण हैं, ये लिखा है पदार्थों के इस गुण को अनुचुंबकत्व या पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। इनके भी आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। एग्जाम्पल है इसका सोडियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, कॉपर क्लोराइड, निकेल व लोहे के लवण के घोल, ऑक्सीजन इत्यादि अनुचुंबकीय पदार्थों की ही श्रेणी में आते हैं। इसके बाद जो तीसरा प्रकार था, तीसरा प्रकार है आपका लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ को क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें लिखा है कुछ पदार्थ निर्बल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर भी क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबक तो ग्रहण कर लेते हैं और चुंबक के सिरों को उनके समीप लाए जाने पर ये पदार्थ तीव्रता से चुंबक के सिरों की ओर आकर्षित होते हैं। ये पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थों का यह गुण ही क्या कहलाता है, लोह चुंबकत्व यानी फेरोमैग्नेटिज्म कहलाता है। तो यानी इसमें क्या होता है, इसमें यदि आप इसे हल्के से भी या निर्बल चुंबकीय क्षेत्र में भी रखते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बहुत तेजी से चुंबक तो ग्रहण कर लेते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही खिसकना शुरू कर देते हैं तेजी से। ठीक है, लिखा है ना प्रबलता से। फिर लिखा है चुंबक के यदि सिरों के पास लाते हो इसे आप तो ये क्या होता है, तीव्रता से चुंबक के सिरों की ओर आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय में भी आकर्षण तो होता है परंतु तीव्रता से नहीं होते, हल्का सा या मामूली सा खिसक जाते हैं, परंतु ये बहुत तेजी से खिसकते हैं, इसलिए ना बोलते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। और इनका जो गुण है ये कहलाता है लोह चुंबकत्व। अब इनके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, लोहा यानी Fe, कोबाल्ट CO, निकिल Na, टंगस्टन स्टील और ये लिखा है गैडोलीनियम। ठीक है, और इत्यादि लोह चुंबकीय पदार्थ है। ये सब क्या होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ। ये था इनमें अंतर और यही है इनकी परिभाषा। इसी तरीके से आपको पेपर में करना है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है डे, इसमें लिखा है निम्नलिखित
चित्र से धारा स्मॉल आई का मान ज्ञात कीजिए। ये जो स्मॉल आई दिया है, इस स्मॉल आई का वैल्यू आपको बताना है। तो इसमें देखिए आपको 3 संधि दिखाई दे रही है। एक तो संधि दिखाई दे रही है P, एक संधि है Q और एक संधि है R। ठीक है, हमें इन संधियों पर आने वाली और जाने वाली विद्युत धाराओं को पूरी अच्छे तरीके से देखना है और नियम लगा करके, कौन सा नियम लगाएंगे, किरचॉफ का पहला नियम। ठीक है, किरचॉफ का पहला नियम लगा करके हम ये निकाल लेंगे। अब देखिए आप, ये जो संधि P है, संधि P पर ये 2 एम्पीयर की विद्युत धारा आ रही है और ये वाली 2 एम्पीयर की विद्युत धारा आ रही है और 1 एम्पीयर की विद्युत धारा और I1 यहाँ से निकल करके जा रही है। तो जो आपका बीजगणितीय योग होगा इनका विद्युत धाराओं का, जो एक दिशा में आ रही है उन्हें प्लस की ओर लिखी, यानी जो संधि की ओर आ रही है वे प्लस से लिखी जाएंगी और जो संधि से दूर जा रही है वो माइनस से लिखी जाएंगी और बराबर लिखते हैं हम शून्य। ठीक है, तो यदि हम P संधि पर देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है संधि P पर कुल धारा। तो देखिए 2 एम्पीयर की विद्युत धारा आ रही थी, 2 एम्पीयर की विद्युत धारा आ रही थी, 1 एम्पीयर की विद्युत धारा जा रही थी, इसीलिए से किससे लिखा, माइनस से। I1 विद्युत धारा भी संधि से दूर जा रही थी, इसीलिए से किससे लिखा, माइनस से। और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, 3। ठीक है, और जो आपका ये I1 है इसे हम इधर ले जाएंगे, कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो यानी I1 बराबर आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, I1 बराबर आ जाएगा आपका 3 एम्पीयर। यानी आपको I1 विद्युत धारा पता चल गई है कितनी है, 3 एम्पीयर विद्युत धारा बह रही है। अब देखिए चित्र में जो 3 एम्पीयर की विद्युत धारा है ये किसकी ओर जा रही है, Q संधि की ओर। और जो Q संधि है, Q संधि से 2 विद्युत धाराएं दूर जा रही है, एक तो है 1 एम्पीयर, एक है I2 एम्पीयर। ठीक है, 3 एम्पीयर की विद्युत धारा संधि Q पर आ रही है और 1 एम्पीयर की और I2 की विद्युत धारा संधि से दूर जा रही है, इसलिए I2 जो है और जो A1 है ये कैसी होगी, माइनस की, और I1 का जो वैल्यू है वो कैसा होगा, प्लस का। तो इसी प्रकार हम संधि Q पर भी देखते हैं कितनी विद्युत धारा होगी, कुल विद्युत धारा। ठीक है, तो हमने देखा संधि Q पर कुल धारा। संधि Q पर कौन सी धारा आ रही थी, I1 विद्युत धारा आ रही थी और 1 विद्युत धारा इससे दूर जा रही थी तो इसीलिए माइनस, और I2 भी दूर जा रही थी इसीलिए माइनस। I1 का वैल्यू कितना आया था, 3 माइनस 1 माइनस I2 बराबर 0। ठीक है, 3 में से यदि आप 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 माइनस I2 बराबर 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से I2 का वैल्यू निकाल लेना है, इसे इधर ले जाएंगे तो I2 कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो I2 बराबर आ जाएगा 2 एम्पीयर। ठीक है, आपका I2 का वैल्यू निकल गया। इसके बाद देखते हैं I2 की दिशा कहाँ है, किसकी ओर जा रही है। अब देखिए जो आपको यहाँ पर I2 दिखाई दे रहा है, तो I2 किस ओर जा रहा है, जो I2 है, I2 जा रहा है संधि R की ओर। ठीक है, ये संधि R की ओर है और जो I2 है ये तो संधि और की ओर I की ओर जा रहा है। और जो आपकी ये है 1.2 एम्पीयर ये दूर जा रही है, इससे 1 एम्पीयर की विद्युत धारा R की ओर आ रही है, यानी आने वाली विद्युत धारा एक तो क्या है, I2 और एक है 1 एम्पीयर। ठीक है, और ये जो विद्युत धारा है 1.2 और I ये इससे दूर जा रही है, तो ये दोनों कैसी होगी, माइनस की होगी और ये दोनों कैसी होगी, प्लस की होगी। ठीक है, अब हम संधि R पर भी देखते हैं कुल विद्युत धारा कितनी होगी। तो देखिए क्या है, संधि R पर कुल धारा I2 संधि की ओर आ रही थी इसीलिए प्लस, 1 भी संधि की ओर आ रही थी इसीलिए प्लस। ठीक है, और 1.2 संधि से दूर जा रही थी इसीलिए माइनस, और I भी संधि से दूर जा रही थी इसीलिए माइनस। ठीक है, अब I2 का वैल्यू कितना आया था, 2 प्लस 1 माइनस 1.2 माइनस I। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 में से क्या घटाना है, 1.2 घटाना है और माइनस I। ठीक है, तो 3 में से 1.2 घटाने के बाद कितना बचेगा, 1.8। ठीक है, और हम I ले जाएगा इधर, तो I बराबर कितना आ जाएगा, 1.8 एम्पीयर। यही होगा इसका आंसर, यही पूछा था मैं कि इसमें स्मॉल I का वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, तो स्मॉल I का जो वैल्यू है, ये जो हमारी स्मॉल I विद्युत धारा है जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, जो स्मॉल I विद्युत धारा इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 1.8 एम्पीयर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 5 का के। इसमें लिखा है अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। इस मॉडल की कमी अभी बताइए। आपको अल्फा कणों के प्रकीर्णन के आधार पर जो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था वो लिखना है और उसमें जो कमी दी गई थी वो कमी अभी बताना है। तो देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इन्होंने क्या करा था, देखते हैं इसमें। अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसके अनुसार इन्होंने 3 परिकल्पनाएं बताई थी, देखते हैं कौन कौन सी बताई थी। पहली है प्रति एक परमाणु का समस्त द्रव्यमान। समस्त द्रव्यमान क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को छोड़कर, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1
इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, ये बहुत ही कम वैल्यू होती है, इसीलिए इसको हम नगण्य मान लेते हैं। तो लिखा है यहाँ पर, प्रति एक परमाणु का समस्त द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को छोड़कर तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र जिसका त्रिज्या कितनी होती है 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। यानी जो आपका परमाणु है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान इस नाभिक के अंदर पाया जाता है और समस्त धनावेश भी इस नाभिक के अंदर ही पाया जाता है। ये बात किसने बताई थी? रदरफोर्ड ने बताई थी, केवल इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके। और जो आपका परमाणु का नाभिक है, ये जो केंद्र है, इसकी त्रिज्या कितनी होती है 10⁻⁻15 मीटर। ये आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरी परिकल्पना दी थी, नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर कोटि की त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होता है। यानी ये जो आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इसका जो त्रिज्या है वो कितना होता है 10⁻10। ठीक है, और इस एरिया में क्या रहते हैं? इस एरिया में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, और इनका जो कुल नेगेटिव चार्ज होता है, यानी जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, इन सब का नेगेटिव चार्ज नाभिक के पॉजिटिव चार्ज के क्या होता है? बराबर होता है। यही बात इसमें बताई गई थी। अब तीसरी परिकल्पना देखते हैं इनकी। तीसरी परिकल्पना है, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। यानी इन्होंने बताया है, जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं आपके वृत्तीय कक्षाओं में चारों ओर, और अंदर जो नाभिक है, नाभिक के अंदर कैसा होता है? धनावेश, यानी आपके क्या होते हैं? प्रोटॉन, और बाहर क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, और जो नाभिक है उस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इनके बीच में एक बल लगता है, जो कौन सा होता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये कूलाम के नियम से आप निकाल सकते हैं। ये जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, यही क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए अभिकेंद्र बल प्रोवाइड कराता है। ठीक है, यही बात इसमें लिखी गई है। अब इसकी कमियाँ थी रदरफोर्ड की कुछ, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियाँ देखते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियाँ, इसमें लिखा है, यद्यपि रदरफोर्ड मॉडल कई प्रायोगिक तथ्यों की व्याख्या करने में सफल रहा तथा तत्वों की आवर्त सारणी से भी इसे समर्थन प्राप्त हुआ, परंतु इस परमाणु मॉडल से अग्रलिखित 2 कमियां पाई गई। यानी इस परमाणु मॉडल में आपको 2 कमियां दिखाई देती है। पहली कौन सी है? परमाणु के स्थायित्व के संबंध में। यानी पहली जो कमी थी वो थी परमाणु के स्थायित्व के संबंध में। पहला लिखा है इसमें, नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉनों में अभिकेंद्र त्वरण होता है। यानी जब कोई नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल लगता है, बताया गया था, और अभिकेंद्र बल लगने के साथ साथ उसमें क्या होता है? अभिकेंद्र त्वरण भी होता है। यानी विद्युत गति विज्ञान के अनुसार त्वरित आवेशित कण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अतः नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों से विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन लगातार होना चाहिए। यानी जो आपका ये विद्युत गति विज्ञान का नियम है, ये कहता है जब भी कोई त्वरित कण गति करता है, तो त्वरित कण जब गति करता है तो वो क्या करता है? घूमता हुआ लगातार एनर्जी का लॉस करता है। एनर्जी का लॉस किस रूप में करता है? वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में एनर्जी का लॉस करता है। तो इन्होंने बताया था, यदि इस नियम के अनुसार लगातार इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का लॉस करेंगे, या यदि अपनी ऊर्जा निकालेंगे, जब एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की सारी ऊर्जा ही खत्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? नाभिक के अंदर जा करके गिर जाएगा। इससे क्या होगा? परमाणु का स्थायित्व भी समाप्त हो जाएगा। परंतु परमाणु का तो स्थायित्व समाप्त ही नहीं होता। ये बात किसने बताई थी? रदरफोर्ड ने बताई थी ये बात, कि परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वे एनर्जी का उत्सर्जन करते हुए लगातार घूमते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी है। फिर लिखा है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ह्रास होने से उसके वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या लगातार घटती जानी चाहिए और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए। इस प्रकार परमाणु स्थायित्व नहीं रह सकता। ये बात किसने बताई थी? रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी का उत्सर्जन करते हुए घूमता है। इसका मतलब क्या है? ये गलत बात बताई गई थी। ठीक है, इसलिए बताया था कि परमाणु स्थायित्व भी नहीं रह सकता, और परमाणु तो लगातार स्थायी बने रहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी कमी क्या थी? दूसरी कमी है, देखिए स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार उन्होंने देखिए क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं के वृत्तीय मार्गों से घूम सकते हैं। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी पथ पर जाकर के घूम सकता है, यानी किसी भी कक्षा में जाकर के घूम सकता है। अतः उन्हें
सभी तरंगदैर्ध्यों की विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित करना चाहिए। यानी यदि वे किसी भी कक्षा में जाकर के इलेक्ट्रॉन घूम सकता है तो इसका मतलब क्या है, उसे सभी तरंगदैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करनी चाहिए, परंतु ऐसा तो होता ही नहीं है। फिर लिखा अर्थात इन तरंगों से प्राप्त स्पेक्ट्रम लगातार यानी सतत होना चाहिए, परंतु प्रयोगों द्वारा परमाणु के स्पेक्ट्रम प्राय सतत न होकर रेखीय होते। परंतु अब जो अदर साइंटिस्ट ने प्रयोग करा, एक्सपेरिमेंट करा और देखा कि रदरफोर्ड के अनुसार ये जो स्पेक्ट्रम में लगातार होने चाहिए, सतत होने चाहिए, परंतु ये सतत तो मिल ही नहीं रही है। इसका मतलब क्या है कि ये बात गलत बताई गई थी, ठीक है। और वो कैसे मिलते हैं हमें, यदि सतत नहीं मिलते तो रेखीय मिलते हैं। इस प्रकार रदरफोर्ड मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में अक्षम्य है। यानी इसका मतलब क्या है, ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है रेखीय स्पेक्ट्रम के बताने में असमर्थ रहा। ये थी इसकी दो कमी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है 6। इसमें लिखा है रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु और क्षय नियतांक को समझाइए। इसमें परस्पर संबंध स्थापित कीजिए। यानी अर्धायु क्या होता है और क्षय नियतांक क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम अर्धायु। वह निश्चित समय अंतराल जिसमें किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अर्थात परमाणुओं की संख्या घटकर अपनी प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, उस पदार्थ की अर्धायु कहलाती है। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी भी पदार्थ की निश्चित समय में वह मात्रा जिसमें वो घट करके अपनी पहली मात्रा से आधी रह जाती है, ठीक है, वो जो समय है वही कहलाता है आपका अर्धायु। मान लिया आपको किसी समय 100 वस्तुएं दी गई और बताया, आपसे पूछा गया 20 दिन बाद कि आपके पास कितनी वस्तुएं, यदि आपके पास वस्तुएं कितनी रह जाएगी, 100 में से 50 रह गई, तो यानी 50 तो आपने क्या कर दिया, बेच दिया, उनका कुछ भी कर दिया है। तो यानी आपके पास बाद में 20 दिन बाद कितनी वस्तुएं बची, पहले से आधी। यानी आपकी जो पदार्थ की मात्रा थी, जो आपको वस्तुएं दी गई थी, वो कितनी रह गई, पहले से आधी रह गई। तो इसका मतलब वो समय जिसमें ये मात्रा घट करके अपनी पहली मात्रा की आधी रह जाती है, वही कहलाता है अर्धायु काल, ठीक है। इसके बाद क्या होता है क्षय नियतांक। तो क्षय नियतांक देखिए क्या है, क्षय नियतांक इसमें लिखा है किसी समय रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के क्षय अथवा विघटित होने की दर, क्षय का मतलब है नष्ट होना, ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो लगातार अपने अंदर से अल्फा, बीटा और गामा तरंगे निकालते रहते हैं, ठीक है। तो यही बोला है कि किसी समय रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के क्षय या फिर विघटित होने की जो दर है क्या होती है, dN/dt। ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि लगातार पदार्थ की मात्रा घट रही है, इसीलिए माइनस लगाया है। क्षय होने की दर तथा उस क्षण पदार्थ में विद्यमान परमाणुओं की संख्या के अनुपात को उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, क्षय नियतांक को हम लिखते हैं लैम्बडा से, वो लैम्बडा होता है आपका dN/dt और बटा क्या है, उस समय उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या n, ठीक है। इनका अनुपात क्या कहलाता है, इनका अनुपात कहलाता है आपका क्षय नियतांक, ठीक है। यानी क्या होता है भाई, विघटित होने परमाणुओं के विघटित होने की दर और बटा उस समय उसमें विद्यमान परमाणुओं की संख्या, इनका अनुपात क्या कहलाता है आपका क्षय नियतांक कहलाता है। इसके बाद हमसे पूछा था अर्धायु और क्षय नियतांक में संबंध क्या होता है। तो देखते हैं अर्धायु और क्षय नियतांक में संबंध। अर्धायु तथा क्षय नियतांक में संबंध, इसमें लिखा है माना t बराबर 0, यानी जब समय क्या है शून्य, माना t बराबर 0 समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या n0 तथा t समय बाद पदार्थ में शेष अविघटित परमाणुओं की संख्या n0 रह जाती है। तो रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम, रदरफोर्ड और सोडी का नियम होता है शेष बचे हुए परमाणुओं की संख्या बराबर प्रारंभ में परमाणु की संख्या इंटू e की पावर माइनस λ/t, ठीक है। ये n क्या है, n है t समय के बाद बचे हुए परमाणुओं की संख्या, और n0 क्या है, शुरू में यानी प्रारंभ में जब समय कितना था शून्य, तब परमाणुओं की संख्या, ठीक है। और इसमें लिखा है यदि पदार्थ की अर्धायु क्या हो t, ठीक है। आप t हाफ भी लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं। तो यदि पदार्थ की अर्धायु क्या हो t, तब t समय बाद, t समय यानी आपका बाद में समय क्या मान लिया, कितना मान लिया भाई t, यानी अर्धायु समय बाद शेष अविघटित परमाणुओं की संख्या कितनी रहेगी, अपने पहले से आधी। अर्धायु काल क्या होता है, अर्धायु काल वो होता है जिसमें अपने परमाणुओं की संख्या घट करके पहले से आधी रह जाती है। यानी ये क्या है, बाद में बची हुई परमाणुओं की संख्या, और ये कितनी रहती है, पहले t0 पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या से आधी रह जाती है। यानी आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, n की जगह पर n0/2 लिख सकते हैं, लिख दिया इस वाली समीकरण में n0/2 बराबर n0 और e की पावर माइनस λ/t, ठीक है। n0 से n0 कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा 1/2, और इधर क्या बचेगा e की पावर माइनस
टी, ठीक है, क्योंकि समय हमने क्या लिया यहाँ पर स्मॉल टी था। आप सोच रहे होगे स्मॉल टी की जगह ये कैपिटल टी क्यों आ गया, क्योंकि हमारा समय कितना है भाई, अर्धायु टी, यानी हमारे अर्धायु समय के बाद हमने कितना मान लिया, समय टी, तो यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे इधर ले जाते हैं, यानी ये लिखा है आपका 1/2 बराबर e की पावर माइनस लैम्बडा टी, ठीक है। अब इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे इसके बेस में लिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/e की पावर माइनस लैम्बडा टी और बराबर ये 2 इधर चला जाएगा, ये पावर माइनस में से ऊपर ले जाएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, प्लस की, तो यानी हो जाता है e की पावर लैम्बडा टी बराबर 2, तो ये हो गया e की पावर लैम्बडा टी बराबर 2। अब हमने क्या करा, दोनों ओर क्या ले लिया, लोग ले लिया। यदि हम दोनों ओर लोग लेते हैं तो ये हट जाता है यहाँ से और क्या आता है आपका, ये आता है लैम्बडा टी, ठीक है। और ये जो लोग ई है किसके साथ आता है, 2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ जाएगा लैम्बडा टी बराबर log e2। अब log e2 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, log e2 का वैल्यू होता है 0.6931, क्या होता है 0.6931, ठीक है। तो आपको यहाँ से टी का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे, लैम्बडा को इसके बेस में पहुँचा दीजिए, तो टी बराबर क्या आ जाएगा 0.6931 बटा लैम्बडा। अब ये टी क्या है, टी है आपका अर्धायु और ये लैम्बडा क्या है, लैम्बडा है आपका 6 नियतांक। ये पूछा था हमसे 6 नियतांक और अर्धायु में संबंध बताइए, ठीक है। तो अर्धायु जो होती है वो बराबर होता है 0.6931 बटा 6 नियतांक, ठीक है। टी क्या है यहाँ पर, अर्धायु है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गया, इसमें लिखा है प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या समझते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण निगमित कीजिए। यानी इसमें क्या है, आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा बतानी है और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण के बारे में भी उसका निगमन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसमें लिखा है जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। यानी जब आप किसी धातु के पृष्ठ पर उचित आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो उस धातु के पृष्ठ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं, निकलने मतलब उत्सर्जित होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका घटना है इलेक्ट्रॉन के निकलने की घटना, ये क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रकाश के कारण निकले, इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। या इसी का दूसरा नाम क्या है इस घटना का, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन भी इसे कहते हैं। इसके बाद लिखा है यदि परिपथ पूर्ण है तो परिपथ में एक धारा बहती है जिसे हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। यदि आपने परिपथ को किसी उपकरण से जोड़ दिया तो उसमें क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उस विद्युत धारा का नाम क्या है, प्रकाश विद्युत धारा। इसके बाद इसमें हमसे कहा था आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण निगमित करना है। तो देखते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इसमें लिखा आइंस्टीन ने सन 1905 में मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, अब ये क्या था क्वांटम सिद्धांत देखते हैं। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन सतत न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या फिर छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। प्रति एक ऊर्जा के बंडल को क्वांटा या फोटोन कहते हैं और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h नहीं होती। यानी उन्होंने बताया यदि ये सूर्य है, यदि सूर्य से भी हमें एनर्जी मिल रही है तो ऐसा नहीं है सूर्य से हमें एनर्जी लगातार मिल रही है, लगातार एनर्जी नहीं मिलती, हमें ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या फिर बंडलों के रूप में एनर्जी मिलती है। और जो छोटा सा पैकेट या बंडल होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोन या क्वांटा। क्या कहते हैं भाई, फोटोन या क्वांटा कहते हैं। और हर एक फोटोन और हर एक क्वांटा की एनर्जी कितनी होती है, h न्यू के बराबर होती है। अब ये जब प्रकाश गिरेगा किसी धातु के पृष्ठ से तो ये जो एनर्जी है एक फोटोन या क्वांटा की किसे मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। यानी सबसे पहले क्या होगा, जो धातु का पृष्ठ है वो इस एनर्जी को अवशोषित कर लेगा, फिर किसे दे देगा, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेकर के धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में वो क्या करेगा, पहले तो बाहर निकलने में एनर्जी खर्च करेगा और बाहर निकलने के बाद जब उसके पास कुछ एनर्जी बचेगी उस एनर्जी से क्या करेगा, गति करना शुरू कर देगा। तो यानी इस प्रकार जो एनर्जी है जो उसे फोटोन से मिलती है, फोटोन से एनर्जी को वो 2 जगह खर्च करता है। एक तो क्या करता है धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने में, ठीक है, तो वहाँ पर उसको करना पड़ता है कार्य, तो एनर्जी खर्च होती है इसकी कार्यफलन में। और जो बची कुछ एनर्जी है उससे क्या करता है, वो गति करता है, यानी वो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये लिखा है
जब न्यू आवृत्ति का प्रकाश किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है तो प्रति एक आपतित प्रकाश फोटोन धातु में स्थित किसी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यानी जो प्रति एक जो फोटोन होगा जिसके पास एनर्जी होती है h, उसको अवशोषित कर लिया जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। फोटोन की ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर आने के लिए कार्यफलन के रूप में तथा शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर पृष्ठ से बाहर निकलता है। यानी कुछ तो क्या करते हैं, बाहर निकलना, धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, उसमें क्या करता है, कार्यफलन के रूप में खर्च कर देता है। और जो बचा कुचा उसके पास एनर्जी है वो गतिज ऊर्जा के रूप में उसे लेकर के बाहर निकलता है। इस प्रकार आपतित फोटोन की जो ऊर्जा है वो दो प्रकार की एनर्जी में डिवाइड हो जाती है। पहली एनर्जी क्या होती है उसके पास, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा क्या होता है, कार्यफलन। यानी जो एनर्जी थी फोटोन की h, ये किस में बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी में और कार्यफलन में बढ़ जाती है। यानी यदि आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालने के लिए आपको ये जो W है, W को इधर ले जा करके इसमें से माइनस कर दीजिए। यानी E के बराबर बच जाएगा h न्यू माइनस W। ठीक है, अब h न्यू क्या होता है, कार्यफलन, और कार्यफलन का फॉर्मूला होता है W बराबर h न्यू नोट। ठीक है, न्यू नोट क्या होता है, ये होती है दहली आवृत्ति। ठीक है, तो इसकी जगह पर हमने रख दिया h न्यू नोट। दोनों में से h कॉमन ले लेंगे, h क्या होता है, प्लांक नियतांक, दोनों में से कॉमन ले ले तो अंदर क्या बच जाएगा, न्यू माइनस न्यू नोट। ठीक है, अब देखिए ये तो आगे इसका समीकरण, यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, परंतु इससे आगे पूछा जाता है ज़्यादातर। तो देखिए जो समीकरण है इसमें हम क्या करेंगे, ई के क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका स्मॉल e इंटू वी नोट। वी क्या है, होता है स्तब्ध विभवांतर। ठीक है, या स्तब्ध विभव बोलते हैं इसे। और जो न्यू है, न्यू का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्बडा, और न्यू नोट का होता है सी अपॉन लैम्बडा नोट। ठीक है, तो हमने ई के की जगह क्या लिख दिया, ई इंटू वी नोट बराबर एच, और न्यू की जगह सी अपॉन लैम्बडा, ये वैल्यू था इसका, और न्यू नोट की जगह सी अपॉन लैम्बडा नोट। ठीक है, दोनों में से ऊपर सी कॉमन है, सी कॉमन लेकर के बाहर लिख लिया, अंदर बच जाता है 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा नोट। ठीक है, इधर आपका ई बी नोट ऐसा कैसा ही है, एक समीकरण ही आ गया इसका। ठीक है, ये किसके पदों में, ये आपका स्तब्ध विभव के पदों में। अब जो एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, आप सभी ने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका ई के बराबर हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वी क्या है, यहाँ पर वेग है, तो अब हम ई की जगह पर ये भी लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर क्या आता, एच न्यू माइनस न्यू नोट। ठीक है, तो यानी ये होता है इसका सही समीकरण, आइंस्टीन की समीकरण, यही होती है आइंस्टीन की समीकरण। यानी लिखा यही समीकरण आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये है गैका अथवा, इसमें कहा है दो तरंगों की अधिक तीव्रताओं का अनुपात 1/9 है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हो तो परिणामी तरंग की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी आपको अनुपात दिया है दो तरंगों की तीव्रताओं का, हमने मान लिया I1/I2 दिया है 1/9, तो आपको बताना है I मैक्स अपॉन I मिनिमम का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अब आपको पता होगा जो तीव्रता होती है वो क्या होती है भाई, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये क्या है, आयाम, I क्या है, तीव्रता। यानी आप लिख सकते हैं I1/I2 बराबर A1/I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, I1/I2 का वैल्यू कितना था, 1/9। I1/I2 का वैल्यू कितना था, 1/9, तो आपने रख दिया 1/9। अब ये जो इसका स्क्वायर है इस पर रूट के रूप में आ जाएगा, तो यानी 1/9 का बाहर क्या आएगा, 1/3। यानी आपको मिल गया A1/A2 का वैल्यू मिल गया 1/3। यानी यदि आप यहाँ से अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, A1 बराबर स्मॉल ए और A2 बराबर 3A। ठीक है, यहाँ पर A लिख दीजिए और यहाँ पर भी A लिख दीजिए। तो A1 का वैल्यू कितना होगा, A, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो A ही आएगा, और A2 का वैल्यू कितना होगा, 3A। अब आपको ये वैल्यू पता चल गया। अब आपको फॉर्मूला लगाना है I मैक्स अपॉन I मिनिमम। तो I मैक्स अपॉन I मिनिमम का फॉर्मूला होता है कि ये वास्तव में ये होता है I मैक्स बराबर K और A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम में क्या होता है, बस अंतर आता है माइनस, यानी ज़्यादा में से कम घटाना है। तो इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, I मैक्स अपॉन I मिनिमम बराबर K A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या आएगा, K A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, K से K कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर
और बटा A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। A1 कितना था आपका A1 का वैल्यू कितना आया था A, तो ये रख दिया यहाँ पर, और A2 का वैल्यू कितना था 3A रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आपका क्या करना है डिफरेंस, तो यहाँ पर आप A लिखोगे और यहाँ पर लिखोगे 3A, ठीक है। तो हमने क्या करा 3A डिफरेंस A लिख दिया, क्योंकि डिफरेंस में आपको हमेशा ज़्यादा में से कम ही माइनस करना है, ठीक है। तो यानी ऊपर कितना हो जाएगा 3A प्लस A 4A, ठीक है। नीचे कितना होगा 3A और माइनस A कितना होगा 2A। अब इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पर यहाँ कितना आ जाएगा 4 चौक 16A स्क्वायर और 2 दूनी 4A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, और ये 4 से कितनी बार कटेगा 4 बार, तो यानी 4/1, यानी आपका जो वैल्यू आ जाता है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का 4/1, यानी क्या लिख सकते हैं आई मैक्स अनुपात आई मिनिमम बराबर 4:1। यही हमसे पूछा था कि हमें अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात बताना है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है इसमें लिखा है जेनर डायोड क्या है, वोल्टता नियंत्रक के रूप में इसका प्रयोग कैसे होता है। यानी आपको बताना है सबसे पहले जेनर डायोड होता क्या है और इसका वोल्टता नियंत्रक के रूप में किस प्रकार से यूज़ करते हैं ये भी बताना है। तो देखिए जेनर डायोड क्या होता है, वह विशेष रूप से निर्मित अधिक अपमिश्रित पीएन संधि डायोड होता है जो उत्क्रम अभिनत में भंजक वोल्टता पर बिना खराब हुए निरंतर कार्य करता रहता है। यानी ये विशेष प्रकार का एक पीएन संधि डायोड ही होता है जो क्या होता है अधिक अपमिश्रित, यानी इसमें हम मिश्रण जो होते हैं अपद्रव्य पदार्थ जो हम मिलाते हैं इसमें वो हम अधिक मात्रा में मिलाते हैं, और ये क्या होता है उत्क्रम अभिनत की स्थिति में भी बिना खराब हुए अधिक वोल्टता पर भी काम लगातार करता रहता है, इसीलिए इसे हम वोल्टेज नियंत्रक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, जेनर डायोड वोल्टता रेगुलेटर के रूप में जेनर डायोड के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध कैपिटल R इस प्रकार संयोजित करते हैं कि जेनर डायोड उत्क्रम अभिनत हो। यानी हम क्या करते हैं जेनर डायोड के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं और वो भी इस प्रकार लगाते हैं ताकि आपका जेनर डायोड कैसा हो जाए उत्क्रम अभिनत हो जाए। ये है आपका जेनर डायोड और ये जोड़ रखा है प्रतिरोध कैपिटल R। अब हमने क्या करना है इसे इस प्रकार से जोड़ना है ताकि ये आपका कैसा हो जाए उत्क्रम अभिनत। ये जो जेनर डायोड का ऊपर वाला हिस्सा ये क्या होता है N क्षेत्र और ये क्या होता है P क्षेत्र। यदि आप N क्षेत्र को पॉजिटिव सिरे से जोड़ते हो और P क्षेत्र को नेगेटिव सिरे से जोड़ते हो तो ये हो जाता है उत्क्रम अभिनत, ठीक है। तो यानी इस प्रकार से जोड़ना है ताकि ये उत्क्रम अभिनत हो। फिर लिखा है जब निवेशी वोल्टता में वृद्धि होती है तो जेनर डायोड तथा प्रतिरोध कैपिटल R से प्रभावित होने वाली धारा में वृद्धि हो जाती है। यानी जब आप क्या करोगे जो निवेशी वोल्टेज है, निवेशी वोल्टेज क्या है, निवेशी वोल्टेज आपका ये है जो इसके अंदर प्रवेश करा रहे हैं प्रतिरोध पर एक जो है पॉजिटिव सिरा जोड़ रखा है वोल्टेज का, और जो आपका पी क्षेत्र है जेनर डायोड का उसका नेगेटिव सिरा बैटरी से जुड़ा है, ठीक है। यानी बैटरी का नेगेटिव सिरा जुड़ा है पी क्षेत्र से और जो आपका बैटरी का पॉजिटिव सिरा है वो जुड़ा है एन क्षेत्र से, ठीक है। अब हम यदि इसका वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इसमें बहने वाली विद्युत धारा का वैल्यू बढ़ता है और इसमें बहने वाली विद्युत धारा का वैल्यू भी बढ़ता है। यही बात लिख रखा है कि जेनर डायोड तथा प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है इसमें, फिर लिखा है यदि जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टता VI, यानी ये जो हमारा जेनर डायोड है इसके सिरों पर वोल्टता हमने कितना मान लिया VI हो का मान जेनर वोल्टता VZ से अधिक है, यानी यदि जो इसके सिरों के बीच में वोल्टता लग रहा है वो जेनर डायोड के किससे जेनर वोल्टेज से अधिक है तो डायोड भंजन स्थिति में होता है। अब ये जेनर वोल्टेज वह विभव होता है जिस पर विद्युत धारा का मान अचानक से बढ़ जाता है, ठीक है। इस स्थिति को बोलते हैं हम एवलांस स्थिति, आपको पढ़ा है, ठीक है। यानी ये जो आपका वैल्यू है जेनर वोल्टेज का ये वो वैल्यू होता है जिस पर विद्युत धारा का मान अचानक से बढ़ जाता है। उन्होंने बोला यदि आपने बैटरी का वोल्टेज इतना बढ़ा दिया कि ये जेनर वोल्टेज के बराबर हो गया तो अब ये जेनर डायोड है कौन सी स्थिति में पहुँच जाता है, भंजन स्थिति में पहुँच जाता है तथा जेनर डायोड की जेनर वोल्टता नियत रहती है, यानी इससे ज़्यादा आप वोल्टेज बढ़ा लीजिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तब जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टता में कोई परिवर्तन हुए बिना ही R के सिरों पर वोल्टता में वृद्धि हो जाती है। यानी अब जो आप वोल्टेज बढ़ाएंगे ये जो बैटरी है यदि आप अब वोल्टेज बढ़ाओगे इसका तो अब वोल्टेज इस जेनर डायोड का नहीं बढ़ेगा, केवल इसका बढ़ेगा जो प्रतिरोध इसके सिरों के बीच वोल्टेज बढ़ता चला जाता है। फिर लिखा है इस प्रकार जब निवेशी वोल्टेज घटाते, पहले हमने वोल्टेज बढ़ाया अब हम इसे घटाते हैं तो जेनर डायोड व प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा में कमी हो जाती है। यानी जब हमने वोल्टेज बढ़ाया था तो विद्युत धारा बढ़ रही थी, हम वोल्टेज घटाएंगे तो विद्युत धारा घटेगी यानी कमी हो जाती है। अब जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टता में कोई परिवर्तन हुए बिना, यानी जेनर डायोड के वोल्टेज नहीं घटने वाला,
जेनर डायोड में बहने वाली विद्युत धारा ही घटेगी, वोल्टेज पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये लिखा है परिवर्तन हुए बिना आर के सिरों पर वोल्टता में कमी होती है, यानी पहले आर के सिरों में जो वोल्टता बढ़ी थी उसमें कमी होती है। अतः निवेशी वोल्टता में कमी या वृद्धि होने पर जेनर वोल्टता में कोई परिवर्तन हुए बिना आर एस यानी जो आपका बाहर प्रतिरोध जुड़ा है के सिरों पर संगत परिवर्तन होता है। इस प्रकार जेनर डायोड एक वोल्टेज नियंत्रक की तरह कार्य करते हैं, यानी आपने वोल्टेज बढ़ाया, आपने वोल्टेज घटाया तो उससे जेनर वोल्टेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो उसने क्या करा, वोल्टेज को नियंत्रित रखने का कार्य करा, यानी वोल्टेज को नियत रखने का कार्य करा। इसीलिए हम इसे जेनर को डायोड को किसके रूप में प्रयोग करते हैं, वोल्टेज नियंत्रक के रूप में, यानी वोल्टेज के रूप में भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है डे, इसमें लिखा है विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य। आपका विचलन कोण बताना क्या होता है और वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य, यानी वर्ण विक्षेपण क्या होता है ये भी बताना है, और साथ में बताना है वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र निगमन कीजिए, यानी वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए आपको फॉर्मूला भी उत्पादित करना है। इसमें लिखा है विचलन कोण पहला, तो जब किसी प्रकाश किरण का प्रिज्म द्वारा अपवर्तन होता है तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण की दिशाओं के बीच बना कोण जो क्या होता है, डेल्टा, विचलन कोण कहलाता है। ठीक है, इसे हम डेल्टा से लिखते हैं। तो यानी जब प्रकाश का अपवर्तन करवाते हो आप प्रिज्म के थ्रू, तो उसमें क्या होता है, प्रकाश जो आने वाली किरण है और जो निर्गत होकर के जाने वाली किरण, उन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, उस एंगल को या कोण को ही क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है वर्ण विक्षेपण। अब वर्ण विक्षेपण क्या होता है देखिए, इसमें लिखा है सूर्य का श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है, यानी जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है वो बहुत सारे रंगों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसमें लिखा जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण डाली जाती है, यानी जो श्वेत प्रकाश है सूर्य का, जब उसे प्रिज्म पर डालते हैं तो वह इन विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी जो श्वेत प्रकाश जिस जिस भी रंग से मिलकर के बना होता है वो उन्हीं अलग अलग रंगों में डिवाइड यानी विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। ये जो घटना है श्वेत प्रकाश का प्रिज्म में से गुजारने पर अलग अलग रंगों में बट जाना, ठीक है, ये घटना क्या कहलाता है, हमारा विक्षेपण या परिक्षेपण कहलाता है। ये इस प्रकार का होता है। देखिए भाई, इसमें क्या करा, एक प्रकाश की श्वेत किरण आई और श्वेत किरण आने के बाद जैसे ही प्रिज्म में से निकला तो अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये घटना कहलाता है आपका वर्ण विक्षेपण। यदि ये जो आपतित किरण है, यदि आपतित किरण को आप इस प्रकार से करते हो और जो आपकी ये परावर्तित किरण है, अपवर्तित जो किरण है, अपवर्तित किरण जो हुई इस तरीके से पीछे की ओर हटाते हो तो यहाँ पर एक एंगल बनता है। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा, यानी विचलन कोण। ठीक है, फिर इसमें लिखा है दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच का कोण उन रंगों के लिए कोणीय परिक्षेपण कहलाता है। यानी ये जो दो रंगों के लिए होता है ये कोण, इसे क्या बोलते हैं हम, कोणीय विक्षेपण। इसके बाद देखते हैं इसमें जो डेरिवेशन करने के लिए कहा गया था, क्वेश्चन में कहा था कि वर्ण विक्षेपण की क्षमता के लिए सूत्र का निगमन करना है। तो इसके लिए देखते हैं हम वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म में से गुजरता है तो बैंगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती अर्थात पीले रंग की किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यानी आपका वर्ण विक्षेपण क्षमता होती क्या है, वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है लाल प्रकाश और जो आपका बैंगनी प्रकाश है उनके बीच में जो आपका क्या बनता है, परिक्षेपण, और बटा पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण का अनुपात क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका वर्ण विक्षेपण क्षमता। अब इसमें लिखा है माना कि NV, NR तथा NY क्रमशः बैंगनी, लाल तथा पीले रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक है तथा कैपिटल A प्रिज्म का कोण है, तब बैंगनी तथा लाल किरणों के बीच कोणीय विक्षेपण, यानी NV क्या है, बैंगनी प्रकाश के लिए आपका अपवर्तनांक, और NR क्या है, लाल के लिए, और NY क्या है, पीले प्रकाश के लिए। तो देखिए डायग्राम में आपको एक प्रिज्म दिखाई दे रहा है, इसमें एक श्वेत प्रकाश किरण गई, ठीक है, वो अलग अलग रंगों में डिवाइड होगी। हाँ, हमने केवल 3 ही रंग दिखाए हैं क्योंकि 3 ही रंगों के बारे में हमें यहाँ से वर्ण विक्षेपण क्षमता निकालनी है। तो जो सबसे नीचे होता है वो होता है आपका बैंगनी रंग, ठीक है,
और बीच में होता है मध्यवर्ती पीला रंग और सबसे ऊपर होता है लाल रंग। ठीक है, यानी इसका जो लाल रंग है इसका सबसे कम होता है विचलन अपने पथ से, सबसे ज़्यादा होता है बैंगनी का। तो जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है, वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लिखते हैं ओमेगा से। ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है लाल प्रकाश और पीले जो बैंगनी प्रकाश है इनके विचलन कोणों के डिफरेंस, यानी इनके अंतर, और बटा आपका जो पीला प्रकाश है पीले प्रकाश के जो विचलन कोण है उनके अनुपात के बराबर। ठीक है, तो इसे ऐसे लिखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए ये जो अंतर होता है ओमेगा वी माइनस ओमेगा आर, इसका फॉर्मूला होता है एन वी माइनस एन आर इंटू ए। ये क्या है, ये होता है प्रिज्म का कोण, ये वाला ए। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है एन वी माइनस एन आर बराबर, सॉरी ये होता है गामा वी माइनस गामा आर बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू ए। तथा पीले प्रकाश की किरण के लिए विचलन कोण, पीले प्रकाश की किरण के लिए विचलन कोण कितना होगा, ये होता है गामा वाई बराबर एन वाई माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, अब वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला हमने आपको बताया था क्या होता है, ओमेगा बराबर गामा वी माइनस गामा आर बटे गामा वाई। ठीक है, अब गामा वी माइनस गामा आर का वैल्यू कितना आया था, एन वी माइनस एन आर इंटू ए, और इसका वैल्यू कितना आया था, गामा वाई का वैल्यू कितना था, एन वाई माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, फॉर्मूला बच जाता है ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बटा एन वाई माइनस 1। ठीक है, या तो आप ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए या फिर ये वाला लिख लीजिए। ठीक है, ये होता है अपवर्तनांक के पदों में और ये होता है विचलन कोण के पदों में। ठीक है, तो इसमें हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम देखेंगे अगले लेक्चर में ये जो पूरा अनसोल्ड जितने भी इसके क्वेश्चन बचे हुए सारे कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।